हाय दोस्तों, मैं चित्रा क्लास 8 सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज का आज दोस्तों 10वां क्लास पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके केंद्र कौन कौन से हैं तथा उस समय गुरु और शिष्य में संबंध कैसे थे। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं। मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो था इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार करना था। दूसरा है दोस्तों सांसारिक एवं भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना बेहद जरूरी है। अब आगे है दोस्तों तीसरा, मुस्लिम एवं मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान का प्रकाश का विस्तार करना था। अब आगे दोस्तों चौथा है शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए योग्य व कुशलतम लोगों की आवश्यकता थी और शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा इस राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती थी। अब आगे है दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों पहला है शिक्षा जो होती थी मौखिक व व्यक्तिगत थी। दूसरा दोस्तों शिक्षा निःशुल्क थी। तीसरा शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। चौथा प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। पांचवा शिक्षण का परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। छठवां शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी और उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा था। सातवां दोस्तों शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। आगे है दोस्तों मुस्लिम शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा महिलाओं के लिए कैसी थी। तो दोस्तों इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक न था। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण तक तो कम थे। केवल शाही घराने व कुलीन वर्गों की बालिकाएं शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थी। वे सभी प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्राप्त करती थी। मुस्लिम शासक अपने यहाँ बालिका शिक्षा की व्यवस्था करते थे। तुर्क अफगान काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रबंध था। व्यक्तिगत शिक्षा का ही परिणाम था कि भारतीय इतिहास को रजिया गुलबदन बेगम जहाँ मारा जेबुनिका जैसी विदुषी महिलाएं प्राप्त हो सकी। अब आगे है दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य संबंध कैसे थे। तो आइए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। इस्लामी संस्कृति में यह माना जाता था कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। छात्र शिक्षक को आदर सम्मान करते थे तथा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। गुरु शिष्य को पुत्रवत व्यवहार करते थे, यानी पुत्र की तरह व्यवहार करते थे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का अपने गुरु से और भी निकट संबंध होता था, क्योंकि अपने शिल्प में क्षमता प्राप्त करने के लिए गुरु के पास हमेशा रहना आवश्यक था। हालांकि मुगल काल में उत्तरार्ध में गुरु और शिष्य संबंधों का आदर्श परंपरा का ह्रास होने था, यानी मुगल काल के समय गुरु और शिष्य के संबंध कुछ खराब होने लगा था। लेकिन फिर भी मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु और संबंध काफ़ी अच्छे थे। अब आगे है दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन। दोस्तों मुगल कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। मुगल काल में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, जौनपुर, अजमेर आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। मुगल काल के शासकों ने फारसी को अपनी राजभाषा बनाया था। इस काल का फारसी साहित्य काफ़ी समृद्ध था। फारसी के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, उर्दू का भी मुगल काल में विकास हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।